इस समय हम लोग स्थल मंडल टॉपिक तैयार कर रहे हैं और स्थल मंडल का आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बल से संबंधित, जिसे स्थल मंडल की चाबी कहा जाता है। और इस टॉपिक का नाम दिया गया है स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बल। स्थल रूप यानी इस पृथ्वी के धरातल पर जो भी कुछ उच्चावच पाए जाते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीप या ये सारी स्थलाकृतियाँ किस प्रकार प्रभावित होती हैं, हम इसी टॉपिक के अंतर्गत इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बल के प्रभाव क्षेत्र की स्थिति के आधार पर बल को दो भागों में बांटा गया है। पहला बल अंतर्जात बल या इंडोजेनेटिक फोर्स कहलाता है और दूसरा बल बहिर्जात बल या इसे एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जात बल पुनः बलों की तीव्रता के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। पटल विरूपणी बल जिसे डायस्ट्रॉफिक फोर्स कहते हैं और आकस्मिक अंतर्जात बल जिसे सडन इंडोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है। हम इनके बारे में आगे डिटेल देखेंगे। पटल विरूपणी बल की दिशा के आधार पर पुनः इसे दो भागों में बांटा गया है। महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। महादेश जनक बल को एपिरोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है और पर्वत निर्माणकारी बल को ओरोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है। पुनः महादेश जनक बल को दो भागों में बांटा गया है। ऊपरीमुखी बल अपवर्ड फोर्स और अधोमुखी बल डाउनवर्ड फोर्स। और ऊपरीमुखी बल को भी दो भागों में बांटा गया है। उत्थान अपलिफ्टमेंट और निर्गमन जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कह देते हैं, इमरजेंस फोर्स। उसी प्रकार अधोमुखी बल को भी यानी डाउनवर्ड फोर्स को भी दो भागों में बांटा गया है। अवतलन सब्सिडेंस और निमज्जन सबमर्जेंस इसको कह देते हैं। पर्वत निर्माणकारी बलों को भी बल की दिशा के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला तनाव और दूसरा संपीड़न। हम आगे देखेंगे। तनाव को पुनः दो भागों में बांटा गया है। चटकन या जिसे क्रैकिंग कहते हैं और भ्रंशन जिसे फॉल्टिंग कहा जाता है। संपीड़न यानी कंप्रेशन को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसे संवलन और दूसरा वलन होता है। अगेन संवलन को जो है उस वलन और असंवलन में पुनः बांटा गया है। आगे हम देखते हैं कि जो आकस्मिक बल होते हैं, सडन इंडोजेनेटिक फोर्स होते हैं, इनका प्रभाव भूकंप, ज्वालामुखी और भूमि स्खलन के रूप में देखा जाता है। ये तो बात हुई इंडोजेनेटिक फोर्स अंतर्जात बलों की। बहिर्जात बल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं और इसे जो है ये कई प्रकार से अपने प्रभाव को दिखाते हैं इस पृथ्वी के धरातल पर, जिसमें सबसे पहले हम अपक्षय और अपर्दन की बात करेंगे। और अपर्दन में कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जैसे बहता हुआ जल, रनिंग वाटर, पवन, भूमिगत जल और सागरीय तरंगें किस प्रकार स्थल रूपों को प्रभावित करती हैं। देखिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी गए हैं। जैसे इसे सेगमेंट में भी पूछा जा सकता है कि अंतर्जात बल क्या होते हैं या बहिर्जात बल क्या होते हैं, पटल विरूपणी या आकस्मिक अंतर्जात, या कहीं से भी यहाँ से क्वेश्चन आपसे मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक करके इस टॉपिक को समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बलों की बात करें तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अंतर्जात बलों की। अंतर्जात बल, देखिए अंतर्जात बल जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोल देते हैं, इंडोजेनेटिक फोर्स। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में बल कार्य करता है।
अब देखिए, इस बल के यदि कारणों की बात करें तो कोई भी कारण प्रत्यक्ष रूप से नहीं पता चला है, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से संभावित कारणों, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से संभावित कारण हैं। हमने क्या बताया कि आंतरिक भागों में बल कार्य करता है, लेकिन इस बल के कोई भी प्रत्यक्ष कारण नहीं समझ में आते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। जैसे पृथ्वी के आंतरिक भागों में किसी स्थान विशेष पर यदि दाब कम हो जाए, ऐसी स्थिति में चट्टानों के पिघलने की दर अधिक हो जाती है। यानी दाब कम हो जाए तो चट्टानों के पिघलने की दर, चट्टानों के पिघलने की दर अधिक हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भागों में भारी मात्रा में नाभिकीय विखंडन जैसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, जिसके कारण यहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे क्या है, यदि चट्टानें पिघलेंगी तो निश्चित ही चट्टानों में फैलाव होगा और कहीं पर चट्टानों में सिकुड़न भी होगी। तो ऐसी स्थिति में चट्टानें स्थानांतरित भी होंगी और चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान पर चट्टानें स्थानांतरित भी होंगी और चट्टानें अपना समायोजन भी करेंगी। तो परिणाम स्वरूप बड़ी भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी और ये चट्टानें क्या हैं कि ये चट्टानें क्या हैं कि पृथ्वी के धरातल पर क्या करेंगी, उच्चावच का निर्माण करेंगी। तो हमने क्या बताया कि अंतर्जात बल क्या होते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न होते हैं और इसके कोई प्रत्यक्ष कारणों की जानकारी नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष कारणों में, संभावित कारणों में ऐसा माना जाता है कि अंदर नाभिकीय विखंडन के द्वारा भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और यदि कहीं किसी क्षेत्र विशेष पर दाब कम हो जाए तो वहाँ पर चट्टानों के पिघलने की दर अधिक हो जाती है और परिणाम स्वरूप चट्टानें सिकुड़ती हैं, चट्टानें स्थानांतरित होती हैं और चट्टानें अपना समायोजन करती हैं। और इसका प्रभाव कहाँ पर दिखाई पड़ता है? इसका प्रभाव हमें कहाँ पर दिखाई पड़ता है? सतह पर। तो सतह पर जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्थलाकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं वो किसका प्रभाव है? अंतर्जात बलों का। अंतर्जात बलों की तीव्रता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। हमने क्या बताया कि अंतर्जात बलों को आगे हम देखते हैं कि अंतर्जात बलों की तीव्रता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है पटल विरूपणी बल और दूसरा है आकस्मिक अंतर्जात बल। देखिए, पटल विरूपणी बल ये लंबवत अथवा क्षैतिज दिशा में काम करता है। लंबवत अथवा क्षैतिज दिशा में काम करता है। ठीक है, लंबवत या क्षैतिज दिशा में कार्य करता है।
इसका जो प्रभाव होता है अत्यंत मंद गति से होता है, अत्यंत मंद गति से। ठीक है, इसका प्रभाव अत्यंत मंद गति से होता है। पृथ्वी की सतह पर जो भी उच्चावच दिखाई पड़ते हैं, जैसे पर्वत, पठार, महाद्वीप या जो अन्य उच्चावच हैं, वह पटल विरूपणी बल का ही परिणाम है। ठीक है, पटल विरूपणी बल को बल की दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है महादेशजनक बल। और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। देखिए, महादेशजनक बल को एपिरोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एपिरोजेनेटिक फोर्स। एपिरो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। एपिरो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है महाद्वीप। ठीक है, अब चूंकि अंतर्जात बल है, इसलिए इसके प्रत्यक्ष कारण तो नहीं पता है, लेकिन बल लंबवत दिशा में कार्य करता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बल लंबवत दिशा में कार्य करता है। लंबवत दिशा का मतलब या तो बल पृथ्वी के आंतरिक भागों से ऊपर की ओर कार्य करेगा, या बल नीचे की ओर कार्य करेगा। एपिरोजेनेटिक बल का जो प्रभाव होता है, इससे महाद्वीपों में या तो उत्थान होगा या महाद्वीपों में अवतलन होगा। ठीक है, यानी पटल विरूपणी बल कि दो प्रकार के होते हैं, महादेशजनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। महादेशजनक बल को एपिरोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है, और एपिरो शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है महाद्वीप। और इस बल की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? बल लंबवत दिशा में कार्य करता है, कभी महाद्वीपों में उत्थान हो जाता है तो कभी महाद्वीपों में अवतलन हो जाता है। ठीक है, महादेशजनक यानी एपिरोजेनेटिक बल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है ऊपरिमुखी बल और दूसरा है अधोमुखी बल। ऊपरिमुखी यानी अपवर्ड फोर्स, और अधोमुखी का मतलब बल किधर काम कर रहा है? नीचे की ओर काम कर रहा है। अब इसमें क्या होता है? जब भी कभी ऊपरमुखी बल काम करेगा तो निश्चित ही महाद्वीप का जो क्षेत्र है ये ऊपर की ओर उठेगा। पुनः इसे दो भागों में बांटा गया है, जिसे कहते हैं उत्थान, और दूसरे बल को क्या कह देते हैं? निर्गमन। उत्थान जैसे महाद्वीप का
कोई भाग ऊपर की ओर उठ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्थान। वहीं निर्गमन महाद्वीप और महासागरों के बीच ऐसा क्षेत्र जो तटीय है, तटीय यानी अर्थात समुद्र का किनारा, जहां पर तटीय भाग ऊपर की ओर उठ जाता है, इसे हम क्या कह देते हैं? निर्गमन। देखिए, निर्गमन के विश्व में अनेक उदाहरण देखे गए हैं। हमने क्या बताया? महाद्वीप का कोई भाग ऊपर की ओर उठ जाए तो उसे क्या कह देंगे? उत्थान कह देंगे। और वहीं पर यदि कोई तटीय क्षेत्र ऊपर की ओर उठ जाए तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? निर्गमन कह देते हैं। महत्वपूर्ण बात यहां पर क्या है कि तटीय क्षेत्र है और तटीय क्षेत्र का जो स्थलीय भाग है यानी महाद्वीपीय भाग है, ये महाद्वीपीय भाग क्या होता है? ऊपर की ओर उठ जाता है। विश्व में इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे उत्तरी स्वीडन में जाएंगे, उत्तरी स्वीडन, तो उत्तरी स्वीडन में 3 मिलीमीटर, हमने कितना बताया? 3 मिलीमीटर पर ईयर ये भाग क्या है? ऊपर की ओर उठ रहा है। वहीं अगर अलास्का के क्षेत्रों में जाएंगे, अलास्का के क्षेत्रों में ये निर्गमन या उमज्जन भी इसे कहते हैं, ये 4 मिलीमीटर पर ईयर की दर से यानी प्रत्येक साल 4 मिलीमीटर की दर से ये ऊपर की ओर उठ जाता है। वहीं अगर हम स्कैंडिनेवियन देशों की बात करेंगे, किसकी? स्कैंडिनेवियन देश की अगर बात करेंगे तो यह उत्थान लगभग 7 मिलीमीटर पर ईयर्स की दर से देखा जाता है। न्यू फाउंडलैंड के पास भी इस तरीके के निर्गमन का अध्ययन किया गया है, न्यू फाउंडलैंड, जहां पर यह उत्थान की दर लगभग 0.8 मिलीमीटर पर ईयर देखी गई है। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई? निर्गमन की। और निर्गमन के बाद हम दूसरे बल पर आते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अधोमुखी बल। यहां पर बल की दिशा कैसी है? ऊर्ध्वाधर, बस वर्टिकल इन डायरेक्शन में है, लेकिन बल नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। कहां पर? अधोमुखी में। और इसके 2 प्रभाव दिखाई पड़ते हैं, अवतलन और निमज्जन। महाद्वीप का यदि कोई बड़ा भूभाग नीचे की ओर धंस जाए तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं? अवतलन कह देते हैं। वहीं पर बड़ी महत्वपूर्ण बात, निमज्जन के संदर्भ में यदि बात करें तो यदि कोई महाद्वीपीय भाग जो समुद्र तटीय क्षेत्र है और कारणवश नीचे की तरफ चला जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कह दिया जाता है? निमज्जन। इसके उदाहरण, इसका सबसे अच्छा उदाहरण गल्फ, जो मैक्सिको की खाड़ी है, जहां पर मिसिसिपी और मिसौरी नदी का क्षेत्र
का डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर ये धसाव या ये निमज्जन लगभग 6.6 मिलीमीटर पर ईयर की दर से हो रहा है। वहीं अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र है, यह लगभग 1.2 मिलीमीटर पर ईयर की दर से निमज्जित हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? अधोमुखी बल, जहां पर हमने अवतलन और निमज्जन की बात की। अब हम आते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। इस पर्वत निर्माणकारी बल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओरोजेनेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? ओरोजेनेटिक फोर्स। अब हम आते हैं पर्वत निर्माणकारी बल, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओरोजेनेटिक फोर्स। देखिए, एक ग्रीक भाषा का शब्द है ओरोस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत, और जेनेटिक यानी जेनेसिस यानी फॉर्मेशन। इस बल के कारण, ओरोजेनेटिक फोर्स के कारण या पर्वत निर्माणकारी बलों के कारण इस पृथ्वी पर किसका निर्माण होता है? पर्वतों का। इस बल की जो सबसे बड़ी विशेषता है, यहां पर बल क्षैतिज दिशा में कार्य करता है। ठीक है, यहां पर बल कैसे कार्य करता है? क्षैतिज दिशा में बल कार्य करता है। इससे पहले हमने महादेशजनक बल देखा था, तो वहां पर बल कैसे कार्य कर रहा था? वर्टिकल। और यहां पर बल कैसे कार्य कर रहा है? क्षैतिज दिशा में कार्य कर रहा है। जो पर्वत निर्माणकारी बल होता है, ये दो रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला तनाव और दूसरा संपीड़न। तनाव और संपीड़न। देखिए, जब बल की दिशा विपरीत हो, जैसे मान लेते हैं कोई एक स्थान ये है और यहां से बल उत्पन्न हो रहा है और बल की दिशा क्या हो जाए? विपरीत हो जाए, तो ऐसे बल को क्या कहा जाता है? तनाव कहा जाता है। यानी इस बल की जो सबसे बड़ी विशेषता वो क्या है? यहाँ पर बल की जो दिशा होती है वो विपरीत होती है। अब इसका प्रभाव क्या होगा? इसके अगर प्रभाव की बात करेंगे तो जैसे मान लेते हैं कोई एक चट्टान है और उस पर तनाव बल काम कर रहा है, तो इसका प्रभाव क्या होगा कि वह चट्टान क्या है? टूट जाएगी। चट्टान क्या होगी? टूट जाएगी। तो यानी यहाँ पर क्या है? इसका प्रभाव किस रूप में देखा जाता है? चटकन के रूप में। और यदि बल और विपरीत दिशा में लगता चला जाए या कार्य करता चला जाए, तो यही चटकन आगे चल करके किस में बदल जाएगी? भ्रंशन में। यानी तनाव बल विपरीत दिशा में बल कार्य करता है, और दूसरी बात हमने क्या बताई? इसका जो प्रभाव है ये चटकन और भ्रंशन के रूप में परिलक्षित होता है। जो चटकन होती है, यहाँ पर जो बल होता है या जो बल की तीव्रता होती है या जो बल में तनाव होता है, ये सामान्य होता है। क्या होता है? सामान्य। और इसका जो प्रभाव है ये केवल ऊपरी सतही क्षेत्र पर देखा जाता है, यानी बहुत अधिक अंदर तक चटकन का प्रभाव नहीं होता है। भ्रंशन की अगर बात करें तो जब यही चटकन बढ़ती जाती है तो इस चटकन के सहारे चट्टानें खिसक जाती हैं। चट्टानें क्या होती हैं? खिसक जाती हैं। अब चट्टानें खिसक गई, लेकिन इन चट्टानों के खिसकने की दिशा कुछ भी हो सकती है। दिशा क्षैतिज भी हो सकती है और दिशा
लंबवत भी हो सकती है और एक भ्रंश का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। हम इस तनाव बल का जो प्रभाव है अगले टॉपिक में बहुत विधिवत तरीके से और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार चटकन उत्पन्न होती है या भ्रंशन, कितने प्रकार की भ्रंश घाटियाँ निर्मित होती हैं या अन्य क्या क्या स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। इन सारी संरचना का अध्ययन हम अपने अगले टॉपिक में करेंगे। दूसरा जो पर्वत निर्माणकारी बल है ये किस रूप में देखा जाता है, संपीड़न के रूप में। कैसे, संपीड़न के रूप में। अब हम आते हैं पर्वत निर्माणकारी बल में तनाव के बाद संपीड़न पर। संपीड़न क्या है, जब बल आमने सामने की ओर कार्य करता है। जैसे मान लेते हैं कोई एक ये चट्टान है और एक बल इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है और दूसरा बल इस दिशा में इस चट्टान पर दाब डाल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये चट्टान क्या है, इस रूप में दिखाई पड़ती है। तो इस रूप में दो रूप यहाँ पर संपीड़न, दो प्रकार के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। पहले प्रभाव को कह दिया जाता है समवलन, समवलन, और दूसरे प्रभाव को क्या कहा जाता है, वलन। ठीक है, यानी संपीड़न दो रूप में है, समवलन और दूसरा क्या है, वलन। देखिए जो समवलन होता है इस पर यहाँ पर जो बल का प्रभाव क्षेत्र है ये बड़ा होता है, अधिक क्षेत्रफल पर समवलन कार्य करता है। ठीक है, कभी कभी जब चट्टानें संवलित हो रही थी, क्षेत्र इसका एरिया क्या है, बहुत अधिक है, तो कहीं कहीं पर कुछ उभार जैसी संरचनाएं, गुम्मद के रूप में संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, उत्समवलन। क्या कह देंगे, उत्समवलन। और वहीं कभी कभी कुछ गड्ढे जैसी संरचना दिखाई पड़ती है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, असमवलन। क्या कहेंगे, असमवलन। तो हमने आपको क्या बताया कि जो संपीड़न बल होता है ये दो रूपों में इसके प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। पहला समवलन और दूसरा वलन। जब कभी किसी बड़े भूभाग पर प्रभाव क्षेत्र होता है तो इसे समवलन कह देते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी जो इस बड़े क्षेत्र में जो गुम्मद जैसी या उभार जैसी संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं इसे उस समवलन कह देते हैं, और इस गड्ढे नुमा संरचना को हम लोग क्या कह देते हैं, असमवलन। ठीक है, अब हम आते हैं वलन पर। समवलन की तुलना में जो वलन का प्रभाव क्षेत्र है ये कम होता है, या छोटे एरिया में, कम एरिया में वलन का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्र विशेष की चट्टानों में लहर या मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इस समवलन और वलन का जो विस्तृत प्रभाव क्षेत्र है इसको हम अपने अगले टॉपिक में देखेंगे। अब हम आते हैं बहिर्जात बल। बहिर्जात देखिए, सबसे पहली बात आपको क्या जानना है, ये पृथ्वी के धरातल पर कार्य करते हैं, यानी अपर सरफेस ऑफ द अर्थ। हमने ठीक इसके विपरीत जो अंतर्जात बल देखा था, ये बल कहां पर कार्य कर रहे थे, पृथ्वी के आंतरिक भागों में, और वहीं बहिर्जात बल ये पृथ्वी के धरातल पर कार्य करते हैं। दूसरी बात, अंतर्जात बलों के कारण इस पृथ्वी पर हमने बताया है कि भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां या उच्चावच का निर्माण हो जाता है। वहीं बहिर्जात बल
इस पृथ्वी पर कटाव का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? कटाव का, और पृथ्वी के धरातल को समतल करने का कार्य करते हैं। ये समतल करने का कार्य किस तरीके से होता है? यहाँ पर दो शब्द हैं। पहला शब्द है अपक्षय और दूसरा शब्द है अपर्दन। अब देखिए, अपक्षय और अपर्दन, जिसे अपक्षय को हम लोग क्या कहते हैं? वेदरिंग कह देते हैं, और अपर्दन को हम लोग क्या कह देते हैं? इरोजन कहते हैं। जैसे कोई भी स्थलाकृति है, यदि वह अपने ही स्थान पर कमजोर होकर टूट रही है तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देंगे? अपक्षय। ठीक है। अपर्दन, इन टूटे हुए कणों में किसी भी प्रकार से यदि गतिज ऊर्जा स्थापित हो जाए और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देंगे? अपर्दन। तो इस पृथ्वी के धरातल पर कई ऐसे कारक हैं जो अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया को संचालित करते हैं या अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करते हैं। जैसे बहता हुआ जल, जैसे पवनें, जैसे भूमिगत जल और जैसे सागरीय तरंगें। तो ये कारक क्या हैं कि इस पृथ्वी के धरातल पर अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया को बढ़ाते रहते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण भी होता रहता है। अब जैसे हम बहते हुए जल की बात करें तो बहता हुआ जल क्या है? नदियां हैं। ये नदियां क्या है कि गुरुत्वाकर्षण ढाल का अनुसरण करते हुए पर्वतों से जब जल का बहाव समुद्र की ओर जाता है तो ये लगातार रास्ते में पड़ने वाली चट्टानों का अपक्षय और अपर्दन करती रहती हैं। परिणाम स्वरूप अपक्षय से भी नदियों के द्वारा जो अपक्षय किया जाता है, यहाँ पर भी भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का क्या होता है? अपक्षय। हाँ, बहते हुए जल जैसे नदियाँ जब गुरुत्वाकर्षण ढाल का अनुसरण करती हैं तो पर्वतीय भागों से बहता हुआ जल समुद्र की ओर जाता है तो मार्ग में रास्ते में पड़ने वाली चट्टानों को क्या है? काट देती हैं। परिणाम स्वरूप अपर्दन से भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण भी हो जाता है। जैसे नदी जब कोई बहती है तो वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी गार्ज, कैनियन या जलप्रपात का निर्माण करती है। वहीं यदि नदी के जल का वेग कम हो जाता है तो कहीं न कहीं इन अवसादों का निक्षेपण भी होता है। जैसे डेल्टाई क्षेत्र या मैदानों का निर्माण भी ये नदियाँ कर देती हैं। उसी तरीके से यदि हम पवनों की बात करें तो पवनें भी क्या है? अपक्षय अपर्दन का कार्य करती हैं। जैसे अपक्षय और अपर्दन के कारण वात, गर्त, जीवगन और यारडांग जैसी संरचनाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। वहीं अगर पवनें निक्षेपण का कार्य करेंगी तो बालुका स्तूप या लोयस के मैदान जैसी संरचनाओं का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। भूमिगत जल भी भिन्न भिन्न प्रकार की अपक्षय और अपर्दन तथा निक्षेपण से स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। जैसे डोलाइन और युवाला भूमिगत जल के अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं और स्टेलेक्टाइट और स्टेलेक्माइट भूमिगत जल के द्वारा जमाव या निक्षेपण के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। सागरीय तरंगें भी क्या हैं? अपक्षय अपर्दन का कार्य करती हैं। जैसे क्लिफ और कंदरा कटाव के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। वहीं पुलिन, रोधिका जैसी कुछ संरचनाएं हैं जो निक्षेपण के द्वारा, सागरीय तरंगों के निक्षेपण के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो ये टॉपिक हम अलग से पढ़ लेंगे, विधिवत तरीके से हम अगले टॉपिक में तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है
स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बल। धन्यवाद, नमस्कार। Drop the funky bass.